नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी में। मैं हूं आपके साथ पारुल। 5 शहर 5 खबर देख रहे हैं आप, और मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से 5 बड़ी खबरें आपको बताने जा रहे हैं जिन पर दिन भर हमारी नजर होगी। तो सबसे पहले 5 तस्वीरें आप देख लीजिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सबसे पहले हम बताएंगे, यूपी में हाथरस की घटना को लोग भूले ही नहीं थे कि उसी प्रदेश में बलरामपुर से एक और हैवानियत वाली घटना सामने आई है जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। दूसरी खबर, मध्य प्रदेश उपचुनाव से जुड़ी हुई। कांग्रेस ने जनता को लुभाने के लिए 28 सीटों के लिए 28 वचन पत्र तैयार किए हैं। तीसरी खबर में बताएंगे, उपचुनाव के माहौल के बीच किस तरह नेताओं के बिगड़े बोल सामने आ रहे हैं। चौथी खबर, निवाड़ी जिले से, जहां ग्राम पंचायत घुक्सी में भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है और इसकी चरम सीमा भी अब पार हो चुकी है। पांचवी और अंतिम खबर, शाजापुर जिले के काला पीपल से, जहां किसानों ने स्थानीय विधायक पर अनदेखी का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक दलित बेटी के साथ जिस तरह की हैवानियत हुई, उस सदमे से अभी लोग उबरे भी नहीं थे कि फिर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से एक और दलित बेटी से गैंगरेप और हैवानियत की खबर ने सभी को हिला कर रख दिया। यह कॉलेज के लिए घर से निकली 22 साल की युवती के साथ दरिंदगी की गई। घटना कोतवाली थाने के गैंसडी क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि गैंगरेप के दौरान छात्रा की कमर और पैर जिसमें चोटें आई हैं उसे तोड़ दिया गया। अस्पताल ले जाते समय उसने दम तोड़ दिया। शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला कि छात्रा कॉलेज में बीकॉम फर्स्ट ईयर में दाखिला कराने गई थी। रात में वो विक्षिप्त हालत में घर पहुंची। अस्पताल ले जाते वक्त युवती की मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। एहतियात के लिए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इस घटना ने भी सियासी रूप ले लिया है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट कर योगी सरकार को घेरा। अपने ट्वीट में अखिलेश यादव ने कहा, हाथरस के बाद अब बलरामपुर में भी एक बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार और उसके उत्पीड़न का घृणित अपराध हुआ है जिसमें पीड़िता की मौत हो गई। भाजपा सरकार बलरामपुर में हाथरस जैसी लापरवाही और लीपापोती न कर अपराधियों पर तत्काल कार्रवाई करे। वहीं मध्य प्रदेश बीजेपी ने राजस्थान में 2 नाबालिग बच्चियों के साथ हुए दुष्कर्म का हवाला देते हुए कांग्रेस और सपा पर जमकर हमला बोला है। ड्राइंग रूम और ट्विटर की पॉलिटिक्स करने वाले अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका गांधी जो उत्तर प्रदेश में सत्ता में वापसी चाहते हैं, ये रेप जैसे जघन्य अपराध पर भी राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आते। हाथरस की घटना पर जस्टिस रेजिग्नेशन के लिए गला फाड़ने वाले, अजमेर में, राजस्थान में जब 2 नाबालिग बेटियों के साथ 3 दिन तक रेप होता है, जब अपराधी उन्हें कोटा, जयपुर, अजमेर में घुमा घुमा कर रेप करते हैं तो अपने होंठ को सी लेते हैं। प्रियंका गांधी के लिए और इन सभी के लिए बेटी की अस्मिता, गरिमा, उसका जीवन ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है वो कौन से राज्य से आती है, कौन सी जाति की है। ये लोग अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए रेप को भी अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखते हैं। नेहा बग्गा बोल रही थी कि राजस्थान में भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं। सवाल ये कि किस राज्य में किस जाति की लड़की के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इसे ना देखते हुए ये तय करना चाहिए सिस्टम में बैठे हुए नुमाइंदों को, सरकार में बैठे हुए लोग को, तंत्र चलाने वाले मुख्यमंत्रियों को कि उनके राज्य में ये घटनाएं हो क्यों रही हैं, भले ही वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हों। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, और ऐसा क्यों नहीं हो रहा, यही हम समझने की कोशिश करेंगे। राजू संवाददाता उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। राज्य देखिए, मध्य प्रदेश में जो महिला नेत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की, राजू, वो कह रही हैं राज्य देखिए कि कौन से राज्य में क्या हो रहा है। ये प्रियंका गांधी देख रही हैं कि कौन सी जाति की लड़की के साथ किस राज्य में क्या हो रहा है। मैं दोनों ही से पूछना चाहती हूं कि क्या महिलाओं को, ये खुद भी महिलाएं हैं, इन्हें ये नहीं देखना चाहिए कि आखिर ऐसी घटनाएं देश में क्यों हो रही हैं? क्यों सियासत हर एक बच्ची के साथ, जिसके साथ इस तरह की दरिंदगी होती है? राजू आवाज मिल रही है आपको? पारुल, जिस तरीके से देखा जाए उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में लूट, डकैती, अपहरण, हत्याकांड के साथ साथ बलात्कार का बाजार भी जोरों शोर से चलने लगा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की जिस तरीके से बात किया जाए, बहुत अलग तरीके से अखिलेश सरकार पर दावा तो करते थे, योगी आदित्यनाथ हमेशा ट्वीट करते थे, वैसे करते थे, पर उनकी सरकार में जिस तरीके से मासूम बच्चियों के साथ रेपिस्ट की घटनाएं घटित हो रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाथरस की। हाथरस में जिस तरीके से नाबालिग बच्ची को मारा जाता है, वो जाति की दलित थी, और उसके बाद में उसको मारने के बाद में जिस तरीके से उसके साथ बलात्कार,
करने के बाद में गैंग रेप किया जाता है और उसके बाद में उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद में पुलिस प्रशासन उस लड़की की, जो मासूम बच्ची की जो लाश थी, उसके परिजनों को न देकर खुद स्वयं उसकी मुखाबिन करता है। तो वहीं अगर बात करें, जो मध्य प्रदेश की नेत्री थी जो कह रही थी कि प्रियंका गांधी को जिस तरीके से देखना चाहिए और किस प्रदेश में किस तरीके की महिलाओं की बातों को लेकर उन्होंने कहा, उनको ये कहना बिल्कुल गलत है। उत्तर प्रदेश की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें या पूरे भारतवर्ष की बात करें, जिस तरीके से पारुल देखा जाए, महिला महिला होती है, उसका कोई जात या बड़ी हो। उसी घटना को देखते हुए हाथरस की घटना के बाद में जो आज हम जिस तरीके से बात करें तो बलरामपुर की बात कर रहे हैं। बलरामपुर में भी एक जिस तरीके से छात्रा स्कूल जाती है और कोतवाली गैसरी के एक मामले की रहने वाली है, 22 वर्षीय थी, छात्रा के साथ वैसी तरह उन्होंने ठीक हाथरस में घटी घटना की तर्ज पर गैंग रेप जैसी जो जिस तरीके की विवश घटना को उस समय अंजाम दिया जब वह 29 सितंबर को दोपहर बाद कॉलेज से घर वापस लौट रही थी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ एक तरफ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सुचारू रूप से, उत्तर प्रदेश में अपराधी जेल में चले जाते हैं और नहीं तो उनको ठोक दिया जाता है। मैं योगी आदित्यनाथ से और उनकी सरकार के जितने नुमाइंदे हैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या उत्तर प्रदेश में इसी तरीके का अपराध प्रदेश बन गया है? क्योंकि देखा जाए, उनको पीएम मोदी की बात करें, नरेंद्र मोदी ने उनको एक पत्र लिखा, पत्र लिख के फोन पे भी बात की और उन्होंने योगी आदित्यनाथ से कहा है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और जिस तरीके से इस बच्ची को न्याय दिलाया जाए। और वहीं अगर बात करें तो भाजपा के जो सांसद हैं उनने भी दिल्ली से एक हंसराज हंस, उन्होंने भी एक पत्र योगी आदित्यनाथ को लिखा। बात करें मासूम की, उसके लिए भी एक पत्र लिखा है और उस पत्र में लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधारी जाए और उत्तर प्रदेश में अपराधियों के जितने हौसले बुलंद हैं, बलात्कारियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। वहीं योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें, उनको भी पीएम मोदी ने उनकी जब कांग्रेसियों ने जब उनके दफ्तर को बनारस में घेरा तो उनको देखा जाए उस तरीके से उन्होंने वहां फोन पे बात करके जब जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर लेकर जब सवाल उठाए, भाजपा के ही प्रधानमंत्री आज जो सवाल है बलरामपुर की घटना को लेकर वो अखिलेश यादव ने उठाया कि ऐसा ना हो कि जैसा उस बच्ची के साथ हुआ हाथरस में और शव को अंतिम संस्कार के लिए तक नहीं दिया गया, कहीं ऐसा ना हो कि वही लीपापोती, वही लापरवाही बलरामपुर में इस बच्ची के साथ हो। अखिलेश ने सवाल उठाया है और ये होना भी चाहिए। अब यहाँ लापरवाही और लीपापोती जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। बच्चियों के साथ इस तरह का व्यवहार तो होना ही नहीं चाहिए और कम से कम जब ऐसी घटना होती है तो उनके परिजनों को कम से कम 2 आंसू रो तो लेने दीजिए, ऐसा भी नहीं होने दिया जा रहा है। राजू, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो बलरामपुर की एक घटना जिसने एक बार फिर परेशान होने को मजबूर कर दिया है, यूं कहें कि डरा दिया है कि आखिर कब तक इस तरह की घटनाएं होंगी और खासतौर पर उत्तर प्रदेश, क्या उत्तर प्रदेश को अपराध प्रदेश कह देना चाहिए? सवाल ये। आगे बढ़ते हैं। मेरा वचन ही मेरा शासन है की तर्ज पर 15 महीने सरकार चलाने वाले कमलनाथ और कांग्रेस ने अपनी रणनीति में उपचुनाव के मद्देनजर बदलाव किया है। 15 महीने के कार्यकाल में रिकॉर्ड वादे पूरे करने का दावा किया था, लेकिन वो अपने ही सहयोगी ज्योतिरादित्य सिंधिया को संतुष्ट नहीं कर पाए, लिहाजा सिंधिया भी चले गए और सरकार भी। अब कमलनाथ की सारी उम्मीदें नवंबर में होने वाले उपचुनाव पर जाकर टिक गई हैं। इसलिए तो इस बार पार्टी ने हर विधानसभा के लिए अलग वचन पत्र तैयार किया है। कांग्रेस ने 28 सीटों के लिए 28 वचन पत्र तैयार किए हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव की तरह ही कांग्रेस ने फिर सरकार बनने पर प्रदेश की जनता से से बड़े वादे कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन योजना को मध्य प्रदेश में लागू करने की बात कही गई है। सत्ता में आने पर कांग्रेस कोरोना को राजकीय आपदा घोषित करेगी, ये वादा किया गया है। कांग्रेस के वचन पत्र में कहा गया है, कोरोना संक्रमित मरीज की मौत पर कांग्रेस अनुग्रह राशि देगी और संक्रमित मुखिया की मौत पर परिवार के सदस्य को सरकारी संविदा नियुक्ति दी जाएगी। फुटकर व्यापारियों को 50,000 का ब्याज मुक्त कर्ज देने की बात भी कही गई है। कांग्रेस ने फिर वचन पत्र के जरिए जनता को लुभाने की तैयारी कर ली है। खैर, ये तो वचन पत्र है, लेकिन कांग्रेस अपने वचन पत्र से जनता को कितना लुभा पाती है, ये तो 10 नवंबर को नतीजे आने के बाद आपके सामने आ ही जाएगा। लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस के इस प्लान पर जमकर हमला बोला है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा, कांग्रेस के पुराने वचन पत्र का क्या हुआ? कांग्रेस को वो जनता को बताना चाहिए। कांग्रेस को अपने पुराने वचन पत्र को लेकर श्वेत पत्र लाना चाहिए।
और इस वचन पत्र को और भी डीपली समझते हैं। वैभव गुप्ता विशेष संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद है। सवाल तो सटीक है कि पहला वचन पत्र जो था क्या वो पूरा हुआ, जो नया वचन पत्र आप ले आए हैं? और ये भी कि कई सारी बातें अभी भी पूरी नहीं हुई इन 15 महीने में और कर भी नहीं पाई कांग्रेस, ये खुद भी मानती है। तो फिर नया वचन पत्र क्यों और इतने लोक लुभावनी बातें क्यों? क्या इतना बजट होगा सरकार के पास? क्योंकि अभी भी सरकार कर्ज ले रही है और चलिए कांग्रेस की सरकार आ भी जाती है तो उसके पास कौन सा खजाना भरा होगा जो इतने वादे किए जा रहे हैं? वैभव, सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भी वचन पत्र आता है, जो भी वादा चुनावों से पहले पार्टियां जनता के साथ करती हैं, वो 5 साल का होता है, न केवल 15 महीने का। तो 15 महीने ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही और कांग्रेस यही कह रही है कि हमने जितने भी वादे किए थे, जितने भी वचन दिए थे, उनको 5 साल में पूरा करने की बात हमने कही थी। कर्ज माफी का जो वादा था हम पूरा कर रहे थे, भले ही चरणबद्ध तरीके से बात चल रही थी। तो अब जो दूसरा सवाल आपका था कि क्या हुआ उसका, ये बीजेपी भी सवाल पूछ रही है कि जो पहला वादा किया था, पहले उन वादों का हिसाब किताब दिया जाए। और अब कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र, जिसको कांग्रेस वचन पत्र कहती है, वो एक तरह से मीडिया के सामने ला दिया है। इसमें कोरोना पर भी फोकस किया गया और 28 विधानसभा जहां पर उपचुनाव होने हैं, तो सभी के लिए अलग तरीके का वचन पत्र तैयार किया गया है। वहां के क्षेत्र की जनता से बात की गई है, कार्यकर्ताओं से बात की गई है और जो क्षेत्रीय परेशानियां होती हैं, क्षेत्रीय जो मांग होती हैं, उसका समावेश इस वचन पत्र में किया गया है। तो बेहद महत्वपूर्ण है कि अब वचन पत्र को पूरा कैसे करेंगे। वर्तमान में मध्य प्रदेश पर 2 लाख करोड़ से ज्यादा का 2 लाख करोड़ का कर्जा है और ऐसे में सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और वचनों को भी पूरा करना, तो उसके लिए भी राशि की जरूरत पड़ती है। हालांकि कमलनाथ भी यही कहते थे और शिवराज भी यही कहते हैं कि कर्ज लेना बुरी बात नहीं होती है, लेकिन अगर जो कर्जा है वो प्रदेश के विकास के लिए लिया जाए। अब देखना होगा कि उपचुनाव के परिणाम क्या कहते हैं। 10 नवंबर को परिणाम आ जाएंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि मध्य प्रदेश में सरकार किसकी रहेगी और किसकी सरकार जाएगी। लेकिन एक बार फिर से जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वचन पत्र चुनावी मैदान में आ चुके हैं। जहां कांग्रेस का वचन पत्र आ चुका है, वो जल्द ही बीजेपी का भी वचन पत्र या फिर घोषणा पत्र जिसको कहते हैं बीजेपी के नेता, वो भी सामने आ जाएगा। बहुत शुक्रिया वैभव जानकारी के लिए। तो अब बारी बीजेपी की है कि बीजेपी कौन सा तुरुप का इक्का खेलती है, क्योंकि प्रत्याशियों का ऐलान भी कांग्रेस की तरफ से अमूमन 24 सीटों पर तो हो ही गया है, बाकी 4 सीटें बची हैं और घोषणा पत्र हर सीट के लिए आ गया है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही बीजेपी कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों ही दलों के बीच आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। इस दौरान नेता नौकरशाहों का भी अपमान करने से परहेज नहीं कर रहे। ताजा मामला इंदौर के सांवेर विधानसभा क्षेत्र में सामने आया, जहां तुलसी सिलावट की चुनावी मीटिंग में भाजपा के पूर्व मंडी अध्यक्ष के बोल बिगड़ गए। भाजपा के पूर्व मंडी अध्यक्ष सोमेश्वर पटेल ने प्रदेश के पटवारियों को खुली धमकी देते हुए कहा कि पटवारी गांव में सर्वे नहीं करने आएंगे तो पटवारी जूते खाएंगे। फिर क्या था, बस चुनावी माहौल में कांग्रेस को मुद्दा मिल गया। बीजेपी नेता के इस बयान को लेकर कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने आरोप लगाया है, मंत्री सिलावट के संरक्षण में भाजपा नेता पटवारियों को अपमानित और लज्जित कर रहे हैं। बाकी पटवारियों द्वारा समय सीमा में कार्य करके दिया जाता है। कांग्रेस की मांग है कि प्रदेश के पटवारियों से मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। ये बयान समस्त पटवारियों का घोर अपमान है। कांग्रेस का कहना है वो पटवारियों को धमकाकर चुनाव प्रभावित करने के प्रयास की शिकायत चुनाव आयोग से करेगी। आपको बता दें, प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तब कांग्रेस सरकार में मंत्री जीतू पटवारी ने भी पटवारियों के खिलाफ विवादित बयान दिया था। इसके बाद प्रदेश के सभी पटवारी सड़कों पर उतर आए थे और अब बीजेपी सरकार में एक बीजेपी नेता ने पटवारियों के खिलाफ विवादित बयान दे दिया है। अभी बीमे हुए हैं और पुराने बीमे बढ़ गए हैं, कौन नहीं बढ़ता। पुराने बीमे बढ़ गए और अभी सर्वे हो गया। जरा ग्रामीण क्षेत्र में जाकर बहुत सारे ग्रामीण होने में नहीं हुआ अभी तक। पटवारी ने गांव भी नहीं देखा प्रॉपर। किसने? पटवारी उन्होंने। गाँव में आ रहे हैं तो जूते खाएंगे, कैसे नहीं आएंगे गाँव में? एक पटवारी गाँव में आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व मंडी अध्यक्ष सोमेश्वर पटेल मंत्री सिलावट की एक चुनावी मीटिंग में ये खुलेआम बोल रहे हैं कि पटवारी अगर सर्वे करने नहीं आएंगे तो जूते खाएंगे। ये खुले रूप से पटवारियों को चेतावनी है, पटवारियों को धमकी है कि अगर उन्होंने मंत्री सिलावट के नेताओं का या बीजेपी के नेताओं का नहीं सुना
तो उनको जूते खाना पड़ेंगे। जो पटवारी जो बारिश में, ठंड में, ओलावृष्टि में लगातार सर्वे कर कर किसानों को मुआवजा दिलाते हैं, मदद करते हैं, रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, उनका इस तरीके से अपमान करना, कांग्रेस इसकी कठोर शब्दों में निंदा करती है और चुनाव आयोग को इस बारे में शिकायत की जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी प्रशासनिक लोगों पर इस तरह से दबाव बनाकर चुनाव प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। अरे अभी भी तो मौका मिलना चाहिए साहब। फिर राजनेता देखिए चुनावी माहौल में कैसे लपकते हैं, और मौका भी जब सुनहरा हो, पटवारियों से जुड़ा हुआ हो, क्योंकि जब पहले जीतू पटवारी ने पटवारियों के लिए कुछ ऐसी बातें कही थी और उसके बाद लामबंद हो गए थे, पटवारी नाराज हो गए थे। लेकिन अब चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में भाजपा के पूर्व मंडी अध्यक्ष सोमेश्वर पटेल ने प्रदेश के पटवारियों को जूते मारने जैसे शब्दों का उपयोग किया है। और इसी खबर को हम और भी आगे बढ़ाते हुए समझने की कोशिश करेंगे। संजय, आखिर इस तरह के बयानों का मतलब क्या निकाला जाए? क्यों इस तरह की टिप्पणियां की जाती हैं, और वो भी ऐसे समय पर जब बच कर आपको बयान देना चाहिए, शब्दों को तोल मोल कर बोलना चाहिए, क्योंकि विपक्ष तो बैठा ही हुआ उतावला। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस तरह के बयान आने लगे, मुसीबत बढ़ गई भारतीय जनता पार्टी की। देखिए पारुल, मैं आपको बता दूं कि ये सत्ताधारी भाजपा लोगों का घमंड के बोल है। ये सत्ता मद में आकर चूर हो, ना तो ये अधिकारियों को कुछ समझ रहे हैं, ना आम जनता को कुछ समझ रहे हैं। इन्होंने अधिकारियों को भी मजाक बना दिया, आम जनता को भी मजाक बना दिया। जिस तरह से सोमेश्वर पटेल ने पटवारियों के संबंध में एक स्टेटमेंट जारी किया, ये उनके लिए एक परेशानी का सबब बनेगा भाजपा के लिए, क्योंकि आगे उपचुनाव है और उपचुनाव में अगर पटवारियों के साथ इस तरह की अगर की गई तो पटवारी वर्ग, अधिकारी वर्ग इनके इस बदतमीजी को किसी हाल में सहेगा नहीं और इसका विरोध करेगा। पारुल बिल्कुल, और विरोध तो होगा ही, और विरोध नहीं भी होगा तो कांग्रेस उस मुद्दे को हवा दे ही रही है, क्योंकि पहले भी जब जीतू पटवारी ने इस तरह की टिप्पणी की थी तो भारतीय जनता पार्टी ने बड़े चटकारे लेकर इस मुद्दे को देखा था। लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी के पास की तरफ से ये बयान सामने आया, टिप्पणी सामने आई है, बीजेपी के नेता ऐसा पटवारियों के लिए बोल रहे हैं, तो कांग्रेस तो बख्शने वाली वैसे भी नहीं है चुनावी समय में। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, क्योंकि कांग्रेस को एक बैठा मुद्दा मिल गया। बिल्कुल, क्या क्योंकि चुनाव के समय हर शब्दों को बड़े तोल बोल के बोला जाता है। ऐसे में अगर भाजपा के नेता अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये भाजपा के लिए परेशानी का सबब जरूर बनेगा। बहुत शुक्रिया संजय जानकारी के लिए। तो भाजपा के लिए परेशानी का सबब ये मुद्दा जरूर बनेगा, क्योंकि भले ही इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की जाए, लेकिन कांग्रेस इसे नहीं जाने देगी, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह की टिप्पणी सामने आई थी। तो नाराज पटवारी जो पहले जीतू पटवारी की वजह से नाराज थे, उन्हें कांग्रेस बड़े अच्छे से मना लेगी, क्योंकि अब जो बयान सामने आया है वो आया है बीजेपी की तरफ से। आगे बढ़ते हैं। केंद्र और राज्य सरकारें जरूरतमंद लोगों के लिए तमाम योजनाएं चला रही हैं, लेकिन नीचे बैठे जिम्मेदार सरकार की इन योजनाओं को पलीता लगा रही हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले से सामने आया है, जहां ग्राम पंचायत घुक्सी में भ्रष्टाचारियों का बोलबाला और चरम सीमा पर पार कर चुका है। सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं जिसमें भ्रष्टाचार ना हुआ हो, चाहे स्वच्छ भारत योजना के तहत मिलने वाले शौचालय, चाहे कपिल धारा योजना के तहत किसानों के खेतों में कुआं निर्माण की बात हो। सभी योजनाओं में सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक की मिलीभगत से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। शौचालय निर्माण की राशि अपात्र लोगों के खाते में चली जाती है। किसानों के खेतों में कुएं का निर्माण सिर्फ कागजों पर सिमट कर रह जाता है। वृद्धा पेंशन में तो मृत लोगों को जिंदा बताकर आज भी पेंशन निकाली जा रही है। ग्राम पंचायत घुक्सी में घटिया निर्माण की बू तो चारों तरफ फैली हुई है। ऐसा नहीं है कि इस भ्रष्टाचार की जानकारी ऊपर बैठे आला अधिकारियों को नहीं, ग्रामीण कई बार इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन भ्रष्टाचारियों पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। इस संबंध में हमारी टीम ने निवाड़ी जनपद सीईओ से बात की, तो उन्होंने भी सिर्फ जांच कर कार्रवाई की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। हमारा कुआ का मामला जो है कि जे बोल रहे थे कि तुम 10-20 हजार रुपया कायदा कह नहीं उठा कर लगा सकती, खुदवा दो। खुदवावे के बाद जैसे ही तुम्हारी फोटो पहुंचे, जैसे ही तुम्हारा पैसा निकाया तो खुदाई को पैसा दे दीजिए और फिर हम मटेरियल डलवा से तुम्हारा बंदावा शुरू हो जाए। हम कह परेशान हो गए। देखो 2 सालें हो गए, इनने एक भी नहीं सुनी। हमारे यहाँ जो कर्मचारी हैं उनकी शौचालय निकाल ली गए हैं, जबकि ऐसा है नहीं है प्रावधान में। जी, किसने निकाल लिया? सरपंच रोजगार सहायक द्वारा। शासकीय कर्मचारियों के शौचालय निकाल लिए गए? शासकीय कर्मचारियों द्वारा शौचालय निकाल लिए गए। और राशि किसके खाते में है? पंचायत के खाते में। इसकी आपने शिकायत कहाँ की? माननीय कलेक्टर साहब। क्या आश्वासन मिला अभी तक? अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं है। सहायक केंद्र द्वारा जाँच की जा रही है, जैसे ही स्पष्ट होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी।
मेरे संज्ञान में आया है, उसकी भी जांच चल रही है कि इस प्रकार जो पेंशन के प्रकरण है उन पर भी कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। GRS को तो अटैच कर दिया गया है जनपद में, और उस पर जो प्रतिवेदन हमने PCO से मांगा है, PCO से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही आगे कार्रवाई की जाएगी। हमारा कुआ का मामला जो है कि जे बोल रहा तो निवाड़ी की ग्राम पंचायत घूकसी में जमकर घूस ली जा रही है। सरपंच, सचिव और ऊपर तक भी इस घूस को पहुंचाया जा रहा हो तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक योजना नहीं है। कपिल धारा, शौचालय, वृद्धजन पेंशन योजना और भी तमाम योजनाएं जिसमें बीच में इनकी जेबें भरी जाती हैं। पहले बाद में उसका कुछ बचेगा तो जनता को मिल जाएगा, वरना तो इनकी जेबें तो भरी रही हैं। और ऊपर तक इस बात की खबर है, लेकिन सिर्फ आश्वासन कि हो जाएगा या कार्रवाई होगी। देवेश संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। देवेश, जानकारी दीजिए खबर के बारे में। इतना भ्रष्टाचार चल रहा है, बावजूद इसके कोई जिम्मेदार अधिकारी इस मामले में अब तक कार्रवाई क्यों नहीं कर पाया? किसका हाथ, कौन बड़ा नाम? जी पारुल जी, मैं आपको बता दूं कि निवाड़ी जिले की घूकसी पंचायत में भ्रष्टाचार चरम सीमा पार कर चुका है, जहां मुर्दों को भी वृद्धा पेंशन का लाभ दिया जाता है। हालांकि इस बारे में लोगों ने जिला कलेक्टर एवं CO से शिकायत की, लेकिन उन्हें कोई निराकरण नहीं मिला। इससे सवालिया निशान यही खड़ा होता है कि अगर जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं तो उनकी संलिप्तता साफ जाहिर होती है कि उनकी संलिप्तता एवं उनका सहयोग ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव के ऊपर बना हुआ है। सरपंच, सचिव इस बारे में क्या कह रहे हैं? सरपंच सचिव से कोई भी बात करता है तो वो दबंगई दिखाते हैं, और सरपंच सचिव को रोजगार सहायक को कई बार कार्ड बताओ नोटिस भी जारी कर दिए हैं, लेकिन उनका कोई कार्ड नहीं बताया है। इसके बाद भी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। चलिए देवेश, नजर बनाइएगा, क्योंकि अभी अधिकारियों तक एक बार फिर से बात अनादि टीवी की तरफ से भी पहुंचाई गई है। आपने भी बात की है उन लोगों से, तो हो सकता है कुछ हो, लेकिन उम्मीद की जा सकती है, पर हो पूरी ना हो कुछ नहीं कहा जा सकता। शुक्रिया जानकारी के लिए देवेश। आगे बढ़ेंगे और अब बात शाजापुर के काला पीपल की करेंगे। किसानों ने खराब फसल का मुआवजा कराने की मांग की है। स्थानीय विधायक और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हम बात कर रहे हैं पार्वती नदी के समीप बसे टीलाखेड़ी गांव की, जहां बारिश ने किसानों की फसल खराब कर दी। हालांकि उन दिनों विधायक कुणाल चौधरी ने पहुंचकर किसानों की मदद की और खराब फसल का मुआवजा दिलाने की बात कही, लेकिन किसानों का कहना है कि उसके बाद आज तक ना विधायक खबर लेने आए और ना प्रशासन का कोई भी व्यक्ति हमारी मदद के लिए पहुंचा। आप जो ये सोयाबीन जला रहे हो, किस कारण जला रहे हो? सर इसमें कुछ भी नहीं है, एक दाना भी नहीं निकल रहा है। सर्वे हो गया आपकी फसल? सर्वे पटवारी साहब ने आके नोट कराया और इसके अलावा कोई दूसरा कर्मचारी नहीं आया। और शासन की तरफ से कोई मदद अभी तक कुछ भी नहीं है सर। अब क्या चाहते हो प्रशासन? हम ये चाहते हैं सर कि एक आध सप्ताह में हमारी मदद करे कि हम हमारे बाल बच्चों का पालन पोषण कर सके और आने वाली फसल के लिए हमें खाद बीज का इंतजाम कर सके। कौन से गांव के रहने वाले? अच्छा अच्छा। क्या फसल आपकी खेती बोई थी, उसमें फसल आई कि नहीं? बिल्कुल, एक पार्ले जी का पैसा भी नहीं है, 5 रुपया की भी नहीं थी। तो प्रशासन की तरफ से कोई मदद आपको? अभी तक तो कुछ भी नहीं है सर। क्या चाहते हो आप प्रशासन से? आप अब यही चाहते हैं कि कम से कम हमें हम जीने के लिए बैसाख तक खर्चो मिल जाए, खेती दूसरी कराओ के लिए बीमा मुआवजा अच्छे। आपको सोसाइटी से बीमा नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? अब उसके तो साहब वो जाने, सोसाइटी वाले कागज सब दिया है। मैं माननीय CM साहब से और सभी से मैं निवेदन करता हूं अधिकारीगण से कि वो जल्द से जल्द आके यहाँ सर्वे कराए, और नहीं तो फिर ये मान के चलो हम पूरे जो किसान हैं वो आंदोलन पे बैठेंगे। प्रशासन से क्या इच्छा रखते हो? प्रशासन से हम ये इच्छा रखते हैं कि जल्द से जल्द हमें खाद बीज के लिए मुआवजा मुहैया कराए। तो शाजापुर का काला पीपल क्षेत्र, कुणाल चौधरी विधायक हैं, कुछ दिनों पहले पहुंचे थे, लेकिन आश्वासन मिला इनको, उसके बाद कोई भी इनसे मिलने नहीं पहुंचा। इनका कुछ किसानों का कहना है कि उनकी फसल का निरीक्षण हुआ, पटवारी आए, सर्वे करके गए, लेकिन बावजूद इसके कुछ उनके हाथ नहीं आया। बीमा भी नहीं हो रहा है, ये कहना है किसानों का। और उनका कहना है कि आने वाले दिनों में अगर किसी तरह की इन्हें राहत नहीं मिलती है, मुआवजा नहीं मिलता है, क्योंकि आगे की फसल के लिए भी इन्हें खाद बीज खरीदना है, उसके बारे में भी सरकार को सोचना होगा। और कोई मदद नहीं मिलती है तो ये किसान लामबंद होंगे, आंदोलन करेंगे, धरने पर बैठेंगे। तो सवाल यही कि आखिर किसान ही हर बार क्यों परेशान, और परेशान अगर किसान है तो इनकी सुध लेने वाला कोई क्यों नहीं। काला पीपल से विधायक है कुणाल चौधरी, यहाँ पहुंचे थे
ग्रामीणों से मिले थे, किसानों से मिले थे और किसानों को आश्वासन दिया था कि उनकी फसलों का सर्वे होगा, उन्हें मुआवजा दिलवाने में वो मदद करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और अभी तक ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि इन्हें कोई मदद मिले, कोई राहत मिले। राधे श्याम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक किसान हैं। राधे श्याम जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। राधे श्याम जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ, मिल रही है आवाज। राधे श्याम जी, फसलों का नुकसान हुआ और सर्वे के लिए कोई पहुंचा या नहीं, ये बताइए। सर्वे के लिए कोई भी नहीं पहुंचा। अभी एक पटवारी साहब आए थे तो आवेदन बना के ले गए। और उन्होंने क्या बताया कि कब तक मुआवजा मिलेगा या कब तक मदद मिल पाएगी आप लोगों को? कोई निश्चित नहीं बताया अभी कब तक मिलेगा, नहीं बताई कोई नहीं। तो अभी आपने जाके जो सरकारी कार्यालय है वहां पर जाके पता किया कि आखिर बीमा वगैरह या फिर जो भी राहत राशि आपको मिलती है या जो दावा करके गए हैं सर्वे का मुआवजा, उसके बारे में कुछ जानकारी लिया आपने? हाँ, हमने खाते उनमें देखे थे, सोसाइटी के खाते में नहीं आए पैसे। अब आपको लगता है कि आने वाले दिनों में आपको राहत मिलेगी, वो सोसाइटी के खाते में अन्य तरह से आपको मदद मिल पाएगी? कहीं नहीं लग रही हमारे तो यहाँ, तो हम खुद परेशान है सर, न बाढ़ से इतना परेशान है कि माल पालना और मनक पालना भी हमारे लिए हराम है बिल्कुल। अब आगे क्या करेंगे, क्या सोचा है? अब आगे कहीं सरकार से आशा करा कहीं थोड़ा बहुत कहीं दे दे छोरा छोरी पालने सारू तो। चलिए राधे श्याम जी, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये हाल है और ये आलम है किसानों का और किसानों की फसलों का। फसलें तो खराब हो चुकी हैं, अब इन्हें मुआवजे का इंतजार है। सोसाइटी के खाते में किसी तरह की कोई राशि पहुंची नहीं और अभी भी इन्हें दरकार है कि किसी तरह की कोई मदद इन्हें मिल जाए। और सरकार की तरफ से उम्मीद से नजरें ये लगा कर देख रहे हैं, टकटरी की लगा कर देख रहे हैं, लेकिन मदद मिले तब इनके बच्चे जो घर पर भूखे बैठे उन्हें खाना खिला पाएंगे, क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है किसानों की। ऐसे समय पर सरकार की तरफ से इनको आस है कि मदद मिलेगी, लेकिन क्या मदद मिलेगी, ये सवाल बरकरार है। 5 शहर 5 खबर में इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।